हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हर चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं। पूरे 30 डेज में हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो आज हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज रहेगी रिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगा और उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके, तो माइंड बूस्टिंग सीरीज रहेगी, एक बूस्टर रहेगा आपके लिए। आपकी जो तैयारी चल रही है वो तो है ही, साथ में एक बूस्टर डोज ये सीरीज रहने वाली है आपके लिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेईई में आए हुए हैं, जिसमें हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये है क्या, तो आप जानते होंगे हमारे पास जो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी का रिलेशन होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सी। उसका रिलेशन होता है 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में ये एक स्पीड ऑफ लाइट ही है। ठीक है, लाइट की स्पीड ही है। यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 है। -12 का मतलब आपको पता ही है, हाफ का मतलब रूट होता है और -12 का मतलब 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इट इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ होती है। और स्पीड है तो इसकी जो डायमेंशंस होंगे वो L(t-1) रहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें रिलेशन पता होना चाहिए बस कि ये स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर आपको म्यू नॉट के डायमेंशन चाहिए तो म्यू नॉट के डायमेंशन क्या होते हैं सभी को पता है, m1 L1 t-2 a-1 a-2 t-2 a-2 एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के हो गए m1 L1 t-2 a-2, और एप्सिलॉन नॉट के आप सभी को पता है m-1 L-3 t4 a2। ओके, ए यहाँ पर एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। ठीक है, म्यू नॉट पता है सभी को क्या होती है। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो यहाँ पर x = 3yz² आपको दे रखा है। x = क्या दे रखा है? 3yz² दे रखा है और z के डायमेंशंस पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर x और y को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि x क्या है, m-1 L-3 t4 a² है, परमिटिविटी है, और परमिएबिलिटी है m1 L1 t-2 a-2 विच इज y। तो x और y तो आपकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी हो गई, तो z के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले z², इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे, z² = x/में 3y, x/में 3y, ये यहां पर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमारा कर्सर कहाँ गया? ओ, ये रहा कर्सर। ओके ओके, z² = x/में 3y हमारे पास हो गया। अब देखो, हमें जो डायमेंशंस चाहिए वो एक्चुअली स्क्वायर रूट लेने पर ही आएंगे। तो सबसे पहले हमें x और y के डायमेंशंस पता होने चाहिए कि x के डायमेंशंस क्या है, y के डायमेंशंस क्या है, फिर हम उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x के डायमेंशन, क्योंकि 3 का कोई डायमेंशन नहीं होता, 3 तो डायमेंशनलेस है, तो x के डायमेंशंस लिख लो। x के डायमेंशन आपको दे रखे हैं m-1 L-3 t4 एंड a², और y के डायमेंशंस क्या दे रखे हैं आपको? y के डायमेंशंस दे रखे हैं m1 L1 t-2 a-2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो z² के डायमेंशंस हैं वो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे,
m -2 क्योंकि 1 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, l -4 हो जाएगा, t आपका 6 हो जाएगा प्लस का, और a आपका 4 हो जाएगा। और अगर अपने स्क्वायर रूट ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू, तो z के डायमेंशन आ जाएंगे m -1, l -2, l -2, t3 and a2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ z। z के डायमेंशंस क्या हो गए, m -1, l -2, t3a², यानी कि यहां पर डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। FLT आपको दे रखे हैं, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज, मास का डायमेंशन आपको बताना है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। तो यहां पर आप एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, F इज इक्वल्स टू ma, और हमें मास के डायमेंशंस चाहिए तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में a। अब F अपॉन में a के डायमेंशंस क्या होते हैं ये सभी को पता है। ठीक है, F अपॉन में a के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो अगर अपन इसको यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी एक तो f लेनी है, तो f को हम डायमेंशंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बस l और t चाहिए हमें, तो वो a से मिल जाएंगे। तो डायमेंशंस ऑफ m जो है आपके वो हो जाएंगे आपके, एक तो f हो गया, a के डायमेंशंस क्या होते हैं, lt -2 होते हैं, lt -2 होते हैं। तो अगर अपन इसको ऊपर भेज देंगे, अगर हम lt -2 को ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा आपका f l -1 t²। तो मास के डायमेंशंस आ गए, यानी कि हम मास को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज FLT की फॉर्म में लिखें तो f l -1 t², ये आ जाएगा भाई आपका करेक्ट। ठीक है, तो f l -1 t²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मास को आपको FLT की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इनको अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर से रिलेटेड, तो 2% और 3% आपको यहाँ पर एरर दे रखी है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², और हमें जो एस्टिमेट ऑफ एरर इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो एस्टिमेट एरर है वो हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो हम सबको पता है कि किस तरह से एरर निकाली जाती है। तो एस्टिमेट एरर जो परसेंटेज एरर होती है काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो डेल्टा k/k मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये किसके बराबर होती है, k के बराबर होती है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हमें मास में भी एरर चाहिए और वेलोसिटी में भी एरर चाहिए। तो डेल्टा m डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर आ गई मास में, और परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी डेल्टा v बाय v मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हमें दे रखी है, ये आपकी 2% है और ये आपकी 3% है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, v में तो स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई नहीं की, एक बार 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, तो पावर 2 आ जाएगी, फिर हम लिखेंगे डेल्टा v बाय v मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डेल्टा m बाय m इंटू 100 और 2% है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v बाय v आपका 3% हो गया। तो ये हो गया आपका 2% प्लस 6%, जो कि टोटल आ जाएगा आपका 8%, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन परसेंटेज एरर का। Which of the following quantities has a unit but is dimensionless? देखो एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनलेस होती है क्या, नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, इसकी यूनिट भी होती है, इसकी यूनिट होती है, बट ये डायमेंशनलेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके डायमेंशंस आपको सभी को पता है t-1 होते हैं इसके डायमेंशन। एंगल ऑफ सॉलिड, एंगल ऑफ सॉलिड जो ओमेगा होता है आपका, इसका जो डायमेंशन, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है सॉरी स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन होती है प्लेन एंगल की, और ओमेगा जो होता है आपका सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन होने के कारण ये इसकी यूनिट है, ओमेगा की यूनिट है स्टेरेडियन, बट ये एक एंगल है, और एंगल क्या होते हैं आपके, डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल क्या होते हैं आपके, डायमेंशन लेस होते हैं।
तो ये कंप्लीटली डायमेंशनलेस रहेगा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशन, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी खुद ही एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके डायमेंशंस आपको पता है J1 होते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, साथ ही साथ ये डायमेंशनलेस भी है, साथ ही साथ ये क्या है, डायमेंशनलेस भी है। इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यूनिट होनी चाहिए और साथ में वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल ही ऑप्शन में आ रहा है। ठोस कोण जो आपका है सॉलिड एंगल, वो इसमें आ रहा है। ठीक है, कोई भी एंगल हो, प्लेन एंगल हो, उसकी भी यूनिट होती है बट डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, तो चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, वो इस केस में आते हैं। यूनिटलेस है या डायमेंशनलेस है बट इट हैज यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको दे रखा है बेटा आर सी अपॉन में म्यू नॉट, आर सी अपॉन में म्यू नॉट। इसके डायमेंशंस आपको पूछे हैं। आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। आर रेजिस्टेंस होता है, सी कैपेसिटेंस होता है। तो एक चीज, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक ये कहती है कि जो आर सी की मल्टीप्लीकेशन होती है ना, अगर आर सी आपको साथ में पूछे तो वो हमेशा टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। क्यों, किस तरह से होता है ये भी समझ लो। आर के डायमेंशंस क्या होते हैं, कौन बताएगा। m1 l2 t -3 a -2, और जो आपका कैपेसिटेंस होती है इसके डायमेंशंस होते हैं m-1 l-2 t4 और साथ में a²। ओके, दिस इज सी कैपेसिटेंस। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो m1 से m1 कट जाएगा, l2 से l-2 कट जाएगा, a-2 से a2 कट जाएगा, और t4 में से t3 माइनस करोगे तो सिर्फ t ही बचेगा। तो rc t के बराबर होता है। तो यहाँ पर rc के अगर अपन डायमेंशंस की बात करेंगे, rc बाई म्यू नॉट के डायमेंशंस की बात करेंगे, तो rc तो t के बराबर है, t1 इसके डायमेंशन रहेंगे। म्यू नॉट के डायमेंशन, अब म्यू नॉट के कौन बताएगा, अभी अपन ने पढ़े थे m1 l1 t -2 a -2। तो आपके जो टोटल डायमेंशंस बन जाएंगे यहाँ पर rc बाई म्यू नॉट के m1 l1, इसको तो ऊपर भेजना पड़ेगा, ये तो ऊपर ही जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे आपके m-1 l-1 t -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा और 1 से जुड़ के 3 बन जाएगा और a2। ठीक है, तो m-1 l-1 t3 a2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, m-1 l-1 t3 a2, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी of dimensions of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पर आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ की, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ की, वो सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में है। यानी कि सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेना है। तो जो एल के डायमेंशंस होंगे वो कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, मतलब वो c की पावर में रहेंगे, g की पावर में रहेंगे और साथ ही e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर में रहेंगे, तो उसको z मान लेते हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप इसमें लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हो। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसके डायमेंशंस लिखो, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके डायमेंशन लिखो, और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है आपका, ये कूलम लॉ से आता है। किससे आता है, कूलम्स लॉ से आता है। तो कूलम्स लॉ आपको पता ही है, F इज इक्वल्स टू के क्यूब के, यानी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ ई इलेक्ट्रॉन है तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 लिया जाता है। तो जो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, अगर हमें ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालने हैं तो कूलम्स लॉ से आएंगे। F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर जो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये वाला है। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस अगर अपन को निकालने हैं, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हैं, तो हमें फोर्स को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो टोटल डायमेंशंस आएंगे आपके पास, यानी कि अगर अपन इसके डायमेंशंस निकालना चाहें
तो इसके जो डायमेंशंस आएंगे m1l3t-2 ही आएंगे, m1l3t-2 ही आएंगे। m1l1t-2 होते हैं फोर्स के, तो r स्क्वायर मतलब l2 और जुड़ जाएगा, तो m1l3t-2 हो जाएंगे। क्या डायमेंशंस हो जाएंगे इसके? अगर आप इसके डायमेंशंस निकालना चाहेंगे तो m1l3t-2 ये डायमेंशंस इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो L है लेंथ, वो cx gy और e²/4πε0 की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हमें क्या ट्रिक लगाएं कि भाई L यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सूटेबल है वो हमें देखना है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और सभी ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो ge²/4πε0 को हाफ पावर में लिखा गया है, मतलब वो अंडर रूट में है। तो हम एक बेस मान के चलेंगे, सबसे पहले हम ge²/4πε0 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें एक तो e²/4πε0 के डायमेंशंस पता ही है, साथ में हमें g के डायमेंशंस भी चाहिए। तो g के डायमेंशन जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m-1 l3t-2, m-1 l3t-2, इट इज अ डायमेंशंस ऑफ g, ये g के डायमेंशंस होते हैं। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर अपन g और इसको g और e²/4πε0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डायमेंशंस कितने मिलेंगे? g आपका हो गया m-1 l3t-2, ओके, और e²/4πε0 के डायमेंशंस कितने हैं आपके पास? m1 l3t-2। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अगर इन दोनों की पावर सेम रही, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए L की डायमेंशंस, क्योंकि हमें C से भी तो मल्टीप्लाई करना है, ge²/4πε0 को C से भी तो मल्टीप्लाई करना है, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस क्या होते हैं? l1t-1 होते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ऑप्शंस से मैच करेंगे, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखो ge²/4πε0 टू द पावर हाफ, ge²4πε0 और यहाँ पर 1/c² आ रहा है, 1 क्या आ रहा है? c² आ रहा है, और अंडर रूट में तो है ही साथ में वैल्यू अंडर रूट में तो है ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है l6t-4 आ रही है, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं तो वो वैल्यू बन जाएगी l3t-2 बन जाएगी। और अगर मैं इस डायमेंशंस में, इसके डायमेंशंस में जो l3t-2 आए हैं, इसके डायमेंशंस में c² का डिवाइड कर देता हूं, c² का या c की पावर हाफ का। अब मैं किसका डिवाइड करूंगा? यहां पर ऑप्शंस में सिर्फ c² ही दे रखा है और एक c भी दे रखा है, पर ज्यादातर वैल्यू c² की है, तो एक बार c² का डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं c² का क्या लगाऊंगा? डिवाइड लगाऊंगा। वेट अ मिनट, ओके, अगर मैं यहां पर c² का डिवाइड लगाता हूं तो देखो l3t-2, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, तो l1t-2 होते हैं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो l2t-4 हो जाएगा आपका। ठीक है, l2t-4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो c² है आपका, सॉरी c² है, तो t-2 ही होगा, नॉट -4, t-2 ही होगा। तो t-2 से t-2 कट जाएगा और l2 से l3 कट जाएंगे, तो किसके डायमेंशंस आ जाएंगे? l के डायमेंशंस आ जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया? हमने सबसे पहले g और e²4πε0 को मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया और उनका क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और हमने उसमें c² का डिवाइड कर दिया, तो हमें l के डायमेंशंस मिल गए, जो कि क्वेश्चन कह रहा था। मतलब हम l को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/c² अंडर रूट में g e² अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ, और इसी को कहा जाता है प्लांक्स लेंथ। इसका नाम होता है प्लांक्स लेंथ, ठीक है। तो ये प्लांक्स लेंथ का फॉर्मूला है 1/c² g स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन टू द पावर हाफ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल होगा? 1/c² g स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन टू द पावर हाफ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन सी मैच कर लिए। चाहते तो हम लॉन्ग मेथड भी लगा सकते थे, सी की वैल्यू लिखो, जी की वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, फिर वो एक्स की वैल्यू निकालो, वाई जेड निकालो, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम ऑप्शन ही मैच करके देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन था, मुझे बी ऑप्शन लग रहा था, तो सबसे पहले हमने अंडर रूट लेके देखा, क्योंकि मेजोरिटी ऑप्शंस में अंडर रूट है, इसलिए सबसे पहले हम अंडर रूट को चेक करेंगे। अगर अंडर रूट नहीं आता तो फिर सी ऑप्शन ही करेक्ट होता, बट अंडर रूट से जो वैल्यू आई है और सी स्क्वायर का हमने डिवाइड कर लिया, तो जो हमें वैल्यू आई है वो एल के बराबर आई। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर ही है, मतलब पावर हाफ में ही है, और सी स्क्वायर का डिवाइड हुआ है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वो आप क्वेश्चन करोगे तो देखते ही पता चल जाता है कि भाई क्या आंसर आने वाला है। डायमेंशंस ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो भाई 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, इट इज एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी होती है, इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी को किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो भैया आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशंस कैलकुलेट करने मत बैठना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये वैल्यू किसकी है? ये है एनर्जी डेंसिटी की। तो स्मार्ट तरीका क्या है? हम एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो सभी को पता है कि भाई एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? सभी को पता है कि एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? सभी को पता है हम एनर्जी को किस तरह से लिखते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1l2 t-2। ओके, एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं आपके, एनर्जी के डायमेंशंस होंगे m1l2 t-2, और यहां पर वॉल्यूम का डिवाइड है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, और L3 वॉल्यूम का डायमेंशंस L3। तो सब कुछ कट जाएगा, L3 से L2 कट जाएगा और L-1 आ जाएगा, तो आपके डायमेंशंस हो जाएंगे m1 L-1 t-2। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? m1 L-1 t-2, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, m1 L-1 t-2। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, पर ज्यादातर बच्चे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को कैलकुलेट करने बैठेंगे, बहुत टाइम लगा देंगे, और फिर E बाय V अगर किसी को पता है कि एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी के डायमेंशंस में वॉल्यूम का डायमेंशन का डिवाइड करना है, और फिर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखो, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट बट लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो आपके नॉन जीरो डिजिट से पहले के जीरो हैं वो सब आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, और जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, बाद वाले जीरोज, उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं और नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट हो गए 6, 9, 0, 0, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ C, Planck's constant h and a gravitational constant g are taken as fundamental unit, the dimensions of mass in new system is। देखो वही क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, आपको बस एक चीज, नई चीज देखने को मिली है, प्लांक कांस्टेंट और उसके साथ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एक खास बात यह है कि यहां पर, जैसे हमने पहले वाला एक क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी ये खास बात थी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये खास बात थी कि वहां पर सी स्क्वायर बाद में दे रखा था, सी स्क्वायर मल्टीपल में था, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था। यहां पर भी सी मल्टीप्लाई में ही है, बट इसकी पावर एक तो हाफ है, एक -हाफ है, और एक 3/2 है। तो इसमें से कौन सी पावर सही रहेगी वो हमें चूज करनी है। तो हम ऑप्शन सी मैच करेंगे। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूं तो C हाफ, H हाफ और G -हाफ कर दो,
तो अब सबसे पहले हम h और g को मल्टीप्लाई करके उसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, h और g हाफ का मतलब क्या होता है? h और g के डायमेंशंस अगर अपन देखें ध्यान से, तो h हाफ, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, h हाफ और g माइनस हाफ, तो जो आपके प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट जो होता है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m2 m1 l2 t minus 1, m1 l2 t minus 1, m1 l2 t minus 1। ओके, ये h के डायमेंशंस होंगे। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, देखो ध्यान से देखना, h हाफ का मतलब है h तो ऊपर रहेगा, g माइनस हाफ का मतलब है g नीचे रहेगा, मतलब g का डिवाइड लगेगा। तो h के डायमेंशंस क्या है आपके? m1 l2 t minus 1, m1 l2 t minus 1, और g के डायमेंशंस का डिवाइड रहेगा, मतलब m minus 1 l3 t minus 2, इनके डायमेंशंस का यहां पर डिवाइड रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको यहां पर अगले पेज में सॉल्व करता हूं आपके लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, आपको भी फिर समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। हम यहाँ पर h और g को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या डायमेंशंस आते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि हम h हाफ और g माइनस हाफ ले रहे हैं, g माइनस हाफ का मतलब क्या होता है? h हाफ ऊपर रहेगा, g हाफ नीचे रहेगा। मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? c हाफ, h हाफ, g माइनस हाफ। ठीक है, मतलब c पॉजिटिव रहने वाला। सबसे पहले मैं h और g को चेक करूंगा, तो h के डायमेंशंस हैं m1 l2 t माइनस 1 प्लांक कांस्टेंट की, और g के डायमेंशंस आपके हो गए m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास जो डायमेंशंस आएंगे m2 l कितना होगा? -1 होगा, और t हो जाएगा आपका -2 और +1, यानी कि 1 ही हो जाएगा आपका, है ना। m2 l -1 t1 ये होगा, और ये हाफ में है। ये जो टोटल है ये पावर किस में है? हाफ में है, तो ये भी पावर किस में रहेगी? हाफ में रहेगी। ठीक है, ये पावर किस में रहेगी? हाफ में रहेगी। अब ऑप्शन नंबर 1 को अगर मैं चेक करूं, तो वहां पर ऑप्शन नंबर 1 में आप ध्यान से देखो, c की पावर हाफ दे रखी है, c की पावर भी क्या दे रखी है? हाफ दे रखी है। तो हम इसको चेक करते हैं, वेट अ मिनट। अब मैं क्या करने वाला हूं? c हाफ, h हाफ, g माइनस हाफ, जो मैंने वैल्यू निकाली है उसमें c हाफ की मल्टीप्लाई करूंगा, तो c के डायमेंशंस क्या होते हैं? l1 t माइनस 1 टू दी पावर हाफ, और मल्टीप्लाई में ये m2 l माइनस 1 t1 टू दी पावर हाफ। तो अब ध्यान से देखो, ये सब एक साथ ही आ जाएंगे, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो L1 और t माइनस 1 ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 L माइनस 1 से कट जाएगा, T1 T माइनस 1 से कट जाएगा, तो सिर्फ M2 बचेगा, और M2 की पावर क्या होगी? हाफ रहेगी। तो M2 की पावर हाफ रहेगी तो M ही बाहर आ जाएगा, मतलब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये m के डायमेंशंस दे रहा है, ये आपका m के डायमेंशंस दे रखा है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस देख के भी चेक कर सकते हो डायमेंशंस। ओके, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, द डायमेंशंस ऑफ द स्टीफन्स कांस्टेंट। अब स्टीफन्स कांस्टेंट जो होता है आपका सिग्मा, अब ध्यान रखना इसमें इंटरेस्टिंग केस ये है, जो सिग्मा होता है आपका वो इस इक्वेशन से आता है E/T4 से, E/T4 से आता है। ठीक है, तो यहां पर हमें E के डायमेंशंस भी चाहिए, हमें यहां पर किसके डायमेंशंस चाहिए? E के डायमेंशंस भी चाहिए। यहां पर E जो होती है वो एनर्जी, ये क्या होती है? एनर्जी होती है पर यूनिट
एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड दिस ई। तो यहां पर स्टीफन्स कांस्टेंट में जो स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन होती है आपकी, स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन से, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से ये इक्वेशन आती है सिग्मा इज इक्वल्स टू ई अपॉन में T4। तो यहां पर आप E के डायमेंशंस की अगर अपन बात करेंगे तो E के डायमेंशंस होते हैं आपके mt-3। E के डायमेंशंस क्या होते हैं? mt-3 बिकॉज इट इज अ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1L2T m1L2T-2, और उसमें हम एरिया का डिवाइड कर देंगे, सॉरी m1L2T-2, और उसमें हम एरिया का डिवाइड कर देंगे। तो एरिया क्या होगा आपका? L² होगा, एरिया आपका L² होगा। साथ में एट अ यूनिट टेम्परेचर इट इज एनर्जी इन अ यूनिट एरिया एंड अ यूनिट टेम्परेचर ऑल्सो। सो टेम्परेचर का भी डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी नॉट टेम्परेचर, इन अ यूनिट टाइम ऑल्सो। सो it is a energy in a unit area and at a unit time. So dimensions बनेंगे mt-3, ठीक है? क्योंकि एनर्जी के डायमेंशंस में अगर आप यूनिट एरिया यूनिट टाइम का डिवाइड करोगे तो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1L2T-2, और अगर हम यूनिट एरिया का डिवाइड करेंगे तो L², और यूनिट टाइम का डिवाइड करोगे तो T1, और T1 ऊपर जाएगा तो T-1 बन जाएगा, तो T-2 T-1 मिलके T-3 बना लेंगे। तो इसके डायमेंशंस यहाँ पर एनर्जी वाले मत लिखना, यहाँ पर आप एनर्जी इन अ यूनिट एरिया यूनिट टाइम के डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ जो E है एक्चुअली एनर्जी इन अ यूनिट एरिया एंड अ यूनिट टाइम है। तो एनर्जी में एरिया और टाइम का डिवाइड करोगे तो डायमेंशंस m1L0T-3 आते हैं, और नीचे यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है T4। तो T4 के डायमेंशंस क्या रहेंगे? K4 रहेंगे। T को थीटा या K की फॉर्म में लिखने हैं तो K4 रहेंगे। तो सिग्मा के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका m1, सिग्मा हो जाएगा आपका m1T-3, K को ऊपर भेज दो K-4, तो m1L0T-3 K-4, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ लगाया हमने और उससे इक्वेशन ये आई है, सिग्मा इज इक्वल्स टू E अपॉन में T4। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जल्दी से। P और P प्लस A बाई V स्क्वायर, V इज अ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू RT। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा दो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाओ। तो प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे वो A बाय V स्क्वायर के इक्वल रहेंगे, है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। तो हमें एक चीज हमें पता है, प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, सभी को पता है प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं। और A बाय V स्क्वायर, क्योंकि यहां पर V वॉल्यूम है, ओके। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपका P है, प्रेशर के डायमेंशन सभी को पता है क्या होता है। प्रेशर के डायमेंशन होते हैं m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2 होते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन होते हैं प्रेशर के। A अपॉन में V स्क्वायर, हमें तो A के डायमेंशंस चाहिए, V आपका वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के डायमेंशंस L6 होते हैं। और अगर अपन L6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A के डायमेंशंस आ जाएंगे आपके m1 L5 T-2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ A। तो A के डायमेंशंस ही पूछे थे, m1 L5 T-2, m1 L5 T-2, सॉरी इट इज नॉट अ C ऑप्शन, इट इज अ B ऑप्शन, A ऑप्शन करेक्ट। m1 L5 T-2 यहाँ पर आ रहा है, A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिटेशन क्या है? तो आपको पता है ये आपके जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। कांस्टेंट्स को ये, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं तो इससे हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं मिलती है। डायमेंशनल एनालिसिस की ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, ठीक है। एंगल्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, इनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। The dimensional formula for coefficient of thermal conductivity K। अब थर्मल कंडक्टिविटी K का आपको डायमेंशंस चाहिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी K के डायमेंशंस चाहिए, तो K किस तरह से निकालते हैं? तो K का जो फॉर्मूला होता है, हम K के फॉर्मूले से अगर हमने
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, अगर हमने हीट टॉपिक पढ़ा है, हीट के बारे में पढ़ा है, तो हीट इन अ यूनिट टाइम, अगर हम ध्यान से देखें हीट इन अ यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, जो फ्लो ऑफ हीट होती थी इन अ यूनिट टाइम विच इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी। वैसे तो T1 माइनस T2 लिखते हैं, पर हम इसको यहाँ डेल्टा टी लिख देंगे। सो Q इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L। ओके, L लेंथ होती थी, डेल्टा टी आपके टेम्परेचर है, K आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अब यहाँ से हम थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं आसानी से। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, तो Q बाई टी, सबसे पहले Q बाई टी, आपको यहाँ पर Q बाई टी के डायमेंशंस चाहिए होंगे, तो डायरेक्ट निकाल लो, K इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब सब इसमें आप सभी वैल्यूज लगा दो, Q के डायमेंशंस लिख दो m1 l2 t माइनस 2 l, तो Q इंटू एल क्या हो जाएगा, हमें अगर डायमेंशंस ऑफ K चाहिए तो Q के डायमेंशंस लिख दो, L के डायमेंशन लिख दो। Q के डायमेंशंस होते हैं m1 l2 t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय L के डायमेंशंस तो L रहेंगे, T टाइम है इंटू टाइम के डायमेंशन, एरिया L स्क्वायर है, और डेल्टा T आपका केल्विन है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो m1 L1 एक पढ़ाई है आपका, T माइनस 3 K माइनस 1, ये आपके डायमेंशंस आ गए, m1 L1 T माइनस 3 K माइनस 1, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशंस है, देखो प्लांक कांस्टेंट के जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, mvr होता है, तो इसके डायमेंशन बनते हैं m1, सॉरी इसके डायमेंशंस आपके बनते हैं, हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 बनते हैं, जो कि प्लांक कांस्टेंट के बराबर आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। द डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी, तो भाई अभी हमने ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकाले, एच कट है यहाँ पर, इट इज एच कट इज अ रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। तो ध्यान रखना भाई, जो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/137 होती है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से, द डायमेंशंस ऑफ एल बाय आर, द डायमेंशंस ऑफ एल बाय आर किसके बराबर होंगे, एल क्या होता है आपका, इंडक्टेंस होता है, और आर आपका सभी को पता है रेजिस्टिविटी होती है। तो इंडक्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l2 t माइनस 2 a टू द पावर माइनस 2, और r के डायमेंशंस हमने अभी पहले पढ़े थे, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2, तो a माइनस 2 से कट गया, l2 से l2 कट गया, m1 से m1 कट गया, t माइनस 3 ऊपर जाएगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 मतलब t1 मतलब टाइम के बराबर इसके डायमेंशंस होंगे, नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज टाइम, t1 मतलब टाइम के डायमेंशंस यहाँ पर आ रहे हैं, b समय के डायमेंशंस आ रहे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, b स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक, इट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो सभी को पता है उसके डायमेंशंस आते हैं m1 l-1 t माइनस 2, मतलब आपका m1 l-1 t माइनस 2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमने देखा था 1/2 e 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, इस सभी के डायमेंशन दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, g बाय सी स्क्वायर,
जी बाय सी स्क्वायर के डायमेंशंस पूछे यहाँ पर। तो जी आपका क्या है, दिस द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 T-2 और उसमें सी स्क्वायर का डिवाइड कर दो विच इज L2 T-2। तो ये कट गया आपका। तो आपके जो डायमेंशंस आ गए आपके m-1 L1 दिस इज, और t कितना हो गया, 0 हो गया। तो m-1 L1 दिस इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ जो 20 क्वेश्चंस टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे नीट 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे क्योंकि चैप्टर इतना लेंदी नहीं है और आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाने थे, इसलिए मैंने ये बेसिक क्वेश्चंस का सेट आपके लिए बनाया है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सेट्स में आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो पूरे 30 डेज हम पूरी फिजिक्स का रिवीजन कंप्लीट करेंगे नीट के लिए। हो सका तो शुरुआत के 10 डेज में ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा पूरा सिलेबस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।